ओके, सो हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था ग्रेविटेशन। उसके बाद इंट्रोडक्शन वी हैव सीन, आफ्टर दैट वी वर डिस्कसिंग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड फोर्स का फॉर्मूला हमने देखा था, जिसके बेस पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ बना हुआ है। All those things we have seen this, and one numerical based on that also we have solved. Okay, then this topic we have left Kepler's effect. तो Kepler ने 3 laws दिए हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ग्रेविटी को अंडरस्टैंड करने में भी, एट द सेम टाइम जो मोशन है, प्लैनेटरी मोशन है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, उसको अंडरस्टैंड करने में। तो वन बाय वन देखते हैं। The 3 laws of Kepler can be stated as follows. पहला है law of orbit, कि ऑर्बिट का लॉ। तीनों तीन इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, और उसके बेस पे न्यूमेरिकल जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, देखो क्या है। All planets move in elliptical orbits with sun situated at one of the foci. मतलब कि इलिप्स होगा, इलिप्स, ओके, सर्कल होता है ऐसे, सेंटर सर्कल होता है, तो उसका क्या होता है, सेंटर होता है। वैसे ही अगर इलिप्स है, ओके, ऐसे करके इलिप्स है, तो उसके 2 फोकाई होते हैं, ओके, उसको क्या बोलते हैं, फोकाई, ओके। सो 2 फोकाई होते हैं, तो बोल रहे हैं कि सन कहाँ पर होगा, 2 में से एक फोकाई पे सन होगा। मतलब सपोज यहाँ सन है, जो हमें बुक में गिवन है फिगर, तो उसमें भी यहीं पे एस एंड एस बेस क्या है, फोकाई है, और एस जो है हमारा पॉइंट, दैट इज द लोकेशन ऑफ द सन। सन तो हटने वाला है नहीं, मूव करने वाला है नहीं, तो वो वहीं पे रहेगा, ओके। देन देखो, इलिप्स, दिस लॉ वाज अ डेविएशन फ्रॉम द, मतलब ये लॉ जो है वो डेविएशन है, सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। दिस लॉ वाज अ डेविएशन फ्रॉम द कॉपरनिकन मॉडल व्हिच अलाउड ओनली सर्कुलर ऑर्बिट्स। मतलब जो हमने बोला था कि लोग मानते रहते थे, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लोग मानते रहते थे कि अर्थ है, सोलर सिस्टम का सेंटर क्या है, अर्थ, और अर्थ के अराउंड में सब कुछ घूम रहा है। तो तब एक हमारा कॉपरनिकस था, वो बोल रहा था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है सन सेंटर में, लेकिन किसी ने माना नहीं। फिर आफ्टर दी पैसेज ऑफ टाइम, थोड़ा टाइम गया, उसके बाद सबने एक्सेप्ट करना शुरू किया। लेकिन उसका जो मॉडल था, उसकी जो थियरी थी, उसमें क्या बोला था कि जो ऑर्बिट्स में घूमते हैं सब लोग, ओके, सन के अराउंड में, दैट इज सर्क्यूलर, ओके। तो वो पता नहीं था कि इलिप्स में घूम रहे हैं। नाउ अब इलिप्स की हम बात कर रहे हैं, इसलिए बोल रहा है कि थोड़ा डेविएशन है। Then the ellipse of which a circle is a special case is a closed curve which can be drawn very simply as follows. तो ellipse कैसे ड्रॉ करते हैं वो यहाँ पर दिखाया है, that is none of our interest. Okay, ellipse कैसे ड्रॉ करते हैं वो हमें अभी नहीं सीखना है। तो क्या है लॉ, क्या है, यहाँ तो खत्म हो गया, ये देखो फुल स्टॉप। तो लॉ है, यहीं पे जो फिगर गिवन है वहीं पे उन्होंने लॉ बता दिया गया है। क्या है, an ellipse traced out by a planet around the sun, मतलब कि सन के अराउंड में प्लेनेट जब मूव करता है तो वो क्या बनाता है, इलिप्स बनाता है। द क्लोजेस्ट पॉइंट इज पी, क्लोजेस्ट पॉइंट मतलब ऐसा समझो कि यहाँ पे हम एक लाइन बना दें, ओके। सो ये हमारा सन है, ये हमारा क्लोजेस्ट पॉइंट है, और ये हमारा फारदेस्ट पॉइंट है। सो दिस इज से पी, दिस इज से ए, ओके, एंड दिस इज माय सन एस। So the closest point is P and the farthest point is A. P is called the perihelion. याद रखना, P को क्या बोलते हैं, perihelion। 1 मार्क में भी पूछा जाता है कि what is perihelion. So perihelion is the closest point from the sun in when we draw or say when a plane is moving around the sun. Okay. अगर कोई planet सन के अराउंड में मूव कर रहा है तो सन के एकदम नजदीक वाला कोई पॉइंट होगा, तो दैट इज व्हाट, दैट इज द पेरिहेलियन, ओके। नाउ नेक्स्ट ए, ओके, सो एंड ए इज द एपेहिलियन। तो ए को क्या बोलते हैं, एपेहिलियन, ओके। द सेमी मेजर एक्सिस इज हाफ द डिस्टेंस ए पी। तो ये जो सेमी मेजर डिस्टेंस है, देखो यहाँ पर 2 डिस्टेंस होते हैं ऐसे, ओके, ये 1 और ये 2।
तो ये जो डिस्टेंस है ये सेमी माइनर है, मतलब माइनर मतलब छोटा, हमें पता ही है, और मेजर मतलब बड़ा। तो सपोज ये जो डिस्टेंस है दिस इज माइनर एंड ये जो डिस्टेंस है दैट इज मेजर। ओके, सो द सेमी मेजर एक्सिस इज, जो सेमी मेजर एक्सिस है इज हाफ द डिस्टेंस ऑफ द एपी, मतलब जो एपी पूरा डिस्टेंस है उसका हाफ करेंगे तो वो हमारा क्या मिल जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस। तो वही तो है सेमी मेजर एक्सिस। डन। ओके, सो देखो यहाँ पर तो ये इन लोग ने बताया है ओके कि F1 F2 विद टिक पेंसिल ये पूरा ड्रॉ कर दिया। द क्लोज्ड कर्व इज इलिप्स डिस्टेंस। अब देखो द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम से F1 एंड F2 इज कांस्टेंट। F1 एंड F2 फोकाई है। सो क्या बोल रहे हैं कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन PA, मतलब ये जो P और A की जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन PA इज द सेंटर ऑफ एन इलिप्स and the length PO and AO is called semi major and semi minor axis. तो for a circle the two foci merge into one and semi, तो मतलब ये पूरा सर्कल के लिए बताया गया है। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में कहा क्या जा रहा है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में सिर्फ हमें यही बताया जा रहा है कि प्लेनेट जो होता है वो क्या करता है, इलिप्टिकल शेप में मूव करता है, ना कि सर्कुलर। और जो इलिप्टिकल शेप में मूव करता है तो वहां पर एक पॉइंट ऐसा होता है जब वो सन के एकदम नजदीक होता है जिसको हम पेरिहिलियन पॉइंट बोलते हैं, और एक पॉइंट ऐसा होता है जब वो सन से बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, उसे हम एपीहिलियन कहते हैं। दैट्स इट, यही हमारा लॉ ऑफ ऑर्बिट्स है कि भाई वो ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट्स नहीं है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट है। और जो हमारा कॉपरनिकन मॉडल है, और कॉपरनिकस ने जो दिया था कॉपरनिकन मॉडल, उससे ये डेविएट कर रहा है। डेविएट इसलिए कर रहा है क्योंकि कॉपरनिकन मॉडल में क्या था, सर्कुलर ऑर्बिट था। जस्ट लाइक जैसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनाते थे एटॉम का, वैसे सर्कुलर, बट एक्चुअल प्लेनेटरी मोशन क्या है, इलिप्टिकल। दैट्स इट, यही हमारा लॉ ऑफ ऑर्बिट है। समझ में आया? सिंपल था, कुछ है नहीं। क्या बोल रहे हैं कि भाई नियरेस्ट पॉइंट को पेरिहिलियन बोलते हैं, फर्देस्ट पॉइंट को एपीहिलियन बोलते हैं, और वो सर्कुलर में नहीं इलिप्टिकल शेप में मूव करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। दैट्स इट। ओके, दैट इज द लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो ये पहला था। देन सेकंड हम देखते हैं, बस चेयर को हिलाना बंद करो। सेकंड देखते हैं हम, दैट इज लॉ ऑफ एरियाज। तो एरियाज का लॉ हम देख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, देखो अब ये फिगर ध्यान में लो। ओके, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं हम। The line that joins any planet to the sun, मतलब लाइन ज्वाइनिंग कोई भी प्लेनेट टू द सन, ओके, स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मतलब बोल रहे हैं कि स्वीप मतलब कवर करना। ओके, तो स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अभी समझेंगे हम। ओके, दिस लॉ कम्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस दैट प्लैनेट्स अपीयर टू मूव स्लोअर व्हेन दे आर फर्दर फ्रॉम द सन देन व्हेन दे आर नियर। मतलब ये ऐसा बोल रहे हैं कि अगर वो कम, मतलब कब दिखते हैं। ओके, तो हम बोल ही रहे हैं कि सपोज हम एक पॉइंट से देखें तो जो मतलब सन, ऐसा समझो कि हम सन पर खड़े हैं। हम कहाँ खड़े हैं, सन पर खड़े हैं, और एक सन पर से एक डायरेक्शन टुवर्ड्स एनी डायरेक्शन हम खड़े हैं। तो अभी हमें सपोज कोई एक पॉइंट दिखा अर्थ, ओके, फिर उसके बाद हमें सपोज दिखा वीनस, ओके, मतलब थोड़े टाइम के बाद या थोड़े टाइम के पहले हमें दूसरा दिख गया। लेकिन सपोज जुपिटर देखे तो अरे अर्थ तो ऐसे दो बार घूम गई, दो बार अर्थ दिख गई, तब जाके एक बार हमें जुपिटर दिख रहा है। ओके, प्लूटो को तो हम गिनते नहीं है, नेपच्यून। ओके, तो इतने दूर है कि भाई अर्थ हमें सपोज 2-3 बार दिख गई, लेकिन तब जाके वो एक बार दिख रहा है। मतलब है क्या कि भाई वो इतना दूर है कि सन को पूरा रिवॉल्व करने में उसको अर्थ से बहुत 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 ज्यादा टाइम लगता है। डन, उसका यही मीनिंग है। तो यही बोल रहे हैं कि ये जो हमारा कंक्लूजन है क्या, कि जो दूर होंगे वो कम दिखेंगे और जो नजदीक होंगे वो ज्यादा दिखेंगे। ओके, मतलब अर्थ से सपोज तुम और दूर जुपिटर पे चले जाओ, तो जुपिटर पे हम जाएंगे तो कम दिखेंगे। मतलब अगर हम सन पे खड़े हैं तो जुपिटर कम टाइम दिखेगा कंपेयर टू द अर्थ, और कंपेयर टू द मार्स को भी हम ले सकते हैं, मार्स भी नजदीक है। डन, समझ में आया? सो वही चीज बता रहे हैं यहाँ पर कि दिस लॉ कम्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है क्या, प्लैनेट्स अपीयर टू मूव स्लोअर, मतलब हमें ऐसे लगता है प्लैनेट अपीयर्स टू मूव स्लोअर,
एक्चुअली दे आर नॉट मूविंग स्लोअर बट दे आर कवरिंग मोर डिस्टेंस। कोई स्लो चलता है ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे हम सन पे ऐसे खड़े तो अर्थ 2 बार दिख गई, जुपिटर एक ही बार दिखा, दैट मीन्स अर्थ जल्दी भाग रही है और जुपिटर थोड़ा स्लो भाग रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट, बट वो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है। लेकिन पहले हमारा ऑब्जर्वेशन ऐसा था, एटलीस्ट एक ऑब्जर्वेशन तो सही है, ओके, स्लोअर और फास्टर, तो वहां से ही पता चल रहा है कि कोई स्लोअर कब होगा, अगर शायद वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तभी तो वो स्लोअर होगा। ओके, तो वही बता रहे हैं कि appear to move slower when they are farther, मतलब दूर हो तो स्लोअर लगता है। appear है ना, appear मतलब लगना, not actual। ओके, तो ये तो सिर्फ लगता है हमें, appear to move slower when they are farther and the sun from the sun and then when they are nearer, मतलब जो नजदीक है उनकी कंपेयर में जो दूर है वो लोग क्या लगते हैं हमें, स्लो मूव कर रहे हैं वैसा हमें लगता है, एक्चुअल में है नहीं। एपियर मतलब लगना, एक्चुअल चीज और एपियर नहीं। हम मैथ्स में फाइंड करते थे क्लास 10 में कि भाई एक्चुअल वॉल्यूम एंड अपरेंट वॉल्यूम, तो अपरेंट वर्ड कहां से है, अपीयरेंस में से। एपियर मतलब जो दिख रहा है वो, फिर चाहे वो गलत हो सही हो जो हो, लेकिन जो दिख रहा है वो। ओके, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड एपियर। ओके, तो ये तो ऑब्जर्वेशन था, लेकिन ऑब्जर्वेशन से हमारा लॉ क्या है, फर्स्ट सेंटेंस जो है वही हमारा लॉ है क्या, कि अगर हम सपोज ये सन है और मेरा प्लेनेट सपोज यहां पर है अभी, ओके, सो मेरा प्लेनेट यहां पर है, मैं प्लेनेट से सन की एक लाइन बनाऊं लाइक, ओके, प्लेनेट से सन की एक लाइन बनाई। अब ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो लाइन है, सपोज ये प्लेनेट को क्या नाम दे, अर्थ पी, तो से ये जो ऐसी लाइन है, ऐसी लाइन that covers the equal area in equal interval of time, ऐसा बोल रहा है। ओके, equal area in equal interval of time, मतलब कि कहना क्या चाह रहे हैं, फिर से बता रहा हूं। हाँ, तो कहना ये चाह रहे हैं, ऐसा समझो, एट पॉइंट सम पॉइंट ऑफ टाइम से t1 मेरा अर्थ है यहाँ पर E, अब थोड़े टाइम के बाद वो अर्थ चला जाता है यहाँ पर, कहां पर से E डैश पर चला जाता है, E और E डैश, तो कितने टाइम के बाद से t2 टाइम पर वो वहां पहुंच गया। तो अब मतलब अगर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस गिने तो ऐसा है। ओके, नाउ तो यहां से अगर फिर से मैं लाइन बनाऊं, ये लाइन बन गई ऐसे, एस ई डैश वाला। ओके, एक्चुअली एस डैश कोई दूसरा नई चीज नहीं है, ई डैश इज एक्चुअली ई ही है, लेकिन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब वो कोई दूसरी अर्थ नहीं है, कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है, वो हमारा जो यहाँ अर्थ था वही अर्थ है, लेकिन एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम है। मतलब सपोज अभी 4 बजे अर्थ यहाँ है तो 6 बजे यहाँ होगी, अर्थ तो वही है, लेकिन उसका डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, सन से क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया। डन, तो ये चीज बताई गई है। अब T2 और T1 है, मतलब सपोज ये 4 बजे और 6 बजे, तो 6 माइनस 4 हम कर सकते हैं, 6 माइनस 4, सो डेल्टा टी हमें मिल जाएगा कि सपोज 2 आवर्स। ओके, सो 2 आवर्स में डेल्टा टी इतना मिला हमें। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम एरिया देखें, ये ट्राइंगल बन गया, तो ये ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड करिए, ये ट्राइंगल का अगर हम एरिया फाइंड करें, कर लिया और उसको संभाल के यहाँ रख दिया। ओके, अब हमारा अर्थ मूव कर रहा है और सपोज यहाँ पहुंच गया। ओके, यहाँ पहुंच गया तो से हमारा अर्थ वापस आ गया से E1 पॉइंट आ गया, थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए लिख रहा हूँ, E1 आ गया, तो यहाँ से भी S पॉइंट, सन वाला पॉइंट ये रहा। ओके, नाउ अगेन ये जो डेल्टा टी था, जितना भी हो, डेल्टा टी is equals to say T2 minus T1, that is say approximately suppose we are taking say 2 hours। ओके, मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए 2 घंटे लगे। तो अब यहाँ से भी अगर मैं बोलूं कि भाई T1 पॉइंट से स्टार्ट किया है और एग्जैक्टली T2 पॉइंट, मतलब कि 2 आवर्स के बाद अगर मैं देखूं तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, सपोज मेरा अर्थ आ जाएगा सपोज यहाँ पर, और ये मेरा होगा E1 डैश। इसको वापस मैं लाइन बना देता हूँ लाइक दिस। ओके, T1 पॉइंट पे यहां था और T2 पॉइंट पे यहां आ गया, तो हमारा ये जो लॉ ऑफ एरिया बोल रहे हैं, केपलर का लॉ ऑफ एरिया, वो क्या बोल रहा है कि अगर टाइम इंटरवल इक्वल है 2 घंटे और यहां पर भी T1 बाई T2 2 घंटे ही है, तो जो एरिया स्वैप्ट हो रहा है वो इक्वल होगा, मतलब दिस एरिया इज इक्वल्स टू ये वाला एरिया,
ये बड़ा वाला एरिया जो है वो इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड सेम है। तो यहाँ पे तो अब हम देखेंगे सर ये इक्वल तो लग नहीं रहा है, लेकिन न्यूमेरिकली तुम देखोगे तो इक्वल ही लगेगा। इक्वल भी कैसे लगेगा? देखो यहाँ पे ये लाइन छोटी है, ओके, इसलिए वो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, मतलब ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये लाइन बड़ी है तो वो छोटा डिस्टेंस कवर कर रहा है, ओके। बट अगर एरिया गिनेंगे हम तो वो दोनों इक्वली होंगे। मतलब कि ये एरिया जो तुमने यहाँ स्टोर करके रख दिया था जिसका नाम है A1, और हमने दूसरा ढूंढ लिया दैट इज A2, तो अगर डेल्टा टी सेम है देन वी कैन से दैट A1 इज इक्वल्स टू A2 बाय द लॉ ऑफ द एरियाज। समझ में आया? ओके, तो ये लॉ ऑफ एरिया है। पहला लॉ हमने क्या देखा? पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट में मतलब हम बोल रहे हैं कि भाई इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उसको बोलते हैं पेरिहिलियन, जो नजदीक वाला पॉइंट है, और जो फारदेस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं नियरेस्ट पॉइंट टू द सन एंड फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सन, फारदेस्ट फ्रॉम द सन एंड नियरेस्ट फ्रॉम द सन, तो पेरिहिलियन एंड एपीलियन, दैट्स इट, वही है लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरा है लॉ ऑफ एरियाज। तो लॉ ऑफ ये सब चीजें शायद स्कूल में करवाई या नहीं करवाई? करवाई थी, ओके। हाँ, ओके, तो मतलब समझ में आ रहा है ना? हाँ, सो पेरिहिलियन एपीलियन लॉ ऑफ एरियाज, क्योंकि कई बार ये चैप्टर को थोड़ा लाइटली लेके नहीं करवाते। जैसे आपने अभी समझा ना, ये दो एरिया इक्वल है, उतना नहीं समझाया था। अच्छा, हाँ, उतना पता कि इक्वल टाइम ओके, मतलब इसलिए मैं बता रहा हूँ कि शायद स्कूल में उसको थोड़ा कम इम्पोर्टेंस, और वैसे भी बुक का लास्ट चैप्टर है तो ऐसे करा के भगा देंगे। बट अगेन इम्पोर्टेंट है, 11th में तो बोर्ड में पेपर नहीं निकलेगा, निकलता है वैसे गवर्नमेंट की तरफ से, बट प्राइवेट स्कूल उसका यूज़ नहीं करते। अदरवाइज 11th में भी बोर्ड का पेपर निकलता है, गवर्नमेंट स्कूल वो बोर्ड के पेपर का यूज़ भी करते हैं। अरे बोर्ड के पेपर मतलब फाइनल एग्जाम नहीं, इंटरनल एग्जाम का भी पेपर निकलता है, वो भी बोर्ड प्रोवाइड करती है, बट स्कूल्स आर नॉट यूजिंग, ओके। चलो वापस, जीएसईबी में तो होता ही है और करना ही पड़ता है। गवर्नमेंट स्कूल को कंपलसरी है, प्राइवेट स्कूल को कंपलसरी नहीं है, ओके। चलो कहाँ थे हम? हाँ, तो ये समझ में आ गया, दिस इज द लॉ ऑफ एरियाज। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पर भी ये गिवन है, द प्लैनेट P मूव्स अराउंड द सन इन एन elliptical orbit. The shaded area is the area delta A swept out in a small interval of time delta t. मतलब ये जो डेल्टा ए है और ये जो डेल्टा ए है दोनों क्या है? सेम है, ओके, इन अ गिवन टाइम डेल्टा टी। नाउ ये जो हमने लॉ ऑफ एरिया देखा एंड देन लॉ ऑफ पीरियड्स आ गया है, बट लॉ ऑफ पीरियड्स बाद में देखते हैं, ओके। लॉ ऑफ पीरियड्स बाद में देखते हैं, पहले लॉ ऑफ एरियाज को थोड़ा डीपली और समझते हैं। ये तो समझ में आ गया, ओके। अब थोड़ा सीक्वेंस बुक में ऐसा है, लेकिन उसको छोड़ो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये लॉ ऑफ एरिया समझा हमने, अब यहाँ से देखो, ओके। द लॉ ऑफ एरियाज कैन बी अंडरस्टूड एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट यूज करें तो भी हम ये समझ सकते हैं, ओके, विच इज वैलिड फॉर एनी सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स के लिए वैलिड है। A central force is such that the force on the planet is along the vector joining the sun and the planet. तो सेंट्रल फोर्स कौन सा है? वही फोर्स, जैसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लेते थे, अभी हमने न्यूमेरिकल भी गिने हैं एनएलएम में कि भाई टुवर्ड्स द सेंटर, ओके, mv²/r वाला फॉर्मूला, ओके। तो वही चीज यहाँ पर है कि सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, तो कौन सा फोर्स, मतलब जो फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? तो प्लेनेट और सन को कनेक्ट कर रहे हैं हम जो डायरेक्शन से, मतलब ये प्लेनेट है तो भाई ये डायरेक्शन में लगेगा, अगर यहाँ है तो ये डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ है तो ये डायरेक्शन में लगेगा। डायरेक्शन, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ओके। कहाँ गए? हाँ, so let the sun be at the origin and let the position and the momentum of the planet be denoted by R and P respectively. तो क्या बोल रहे हैं? सन को ओरिजिन पे रखो, ओके। अगेन वी विल डिस्कस दिस फिगर। तो सन है सपोज हमारा, ये ओरिजिन इसको मान लो, तो सन है हमारे ओरिजिन पे, ओके। एंड जो पोजीशन वेक्टर है, दिस पोजीशन वेक्टर, मतलब ये जो हमारी हमने दिखाया था यहाँ से यहाँ, ये जो पोजीशन वेक्टर है ये क्या है? आर, ओके। पोजीशन वेक्टर आर है और मोमेंटम कितना है? पी, पी से डिनोट करते हैं, ओके। चलो देन पी, then the area swept out by the planet
ऑफ द मास m इन टाइम इंटरवल डेल्टा t इज, तो अगर डेल्टा t की बात करें तो एरिया कैसे गिना जाएगा? तो देखो मैं यहाँ से सिंपली तुम्हें बताता हूँ एरिया कैसे गिनेंगे। सबसे पहले हम ऐसा बोल सकते हैं कि एरिया से पहले मैं बताता हूँ तुम्हें क्या, वेलोसिटी। ओके, सो सपोज v अगर हम बोले तो v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सपोज हम चले गए e टू e डैश चले गए, कितना e टू e डैश, डन, इतना चले गए e टू e डैश, लीनियर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो e टू e डैश चले गए एंड डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा, तो सपोज डेल्टा t टाइम लगा, तो ये हमारा वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर मिल गया। ओके, अब मैं एरिया फाइंड कर, अभी इसमें अगर मैं फाइंड करूँ e e डैश की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, v इंटू डेल्टा टी, डन। ओके, v इंटू डेल्टा टी मिलेगी। अब मैं एरिया फाइंड कर रहा हूँ, तो एरिया का फॉर्मूला से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, डन। तो ये क्या हो गया, हाफ इंटू से ये मेरा क्या है, से कुछ भी ले लो, हाइट ले लो या बेस ले लो, हाइट लेता हूँ, तो सपोज दिस इज आर, ये आर लग रहा है, मतलब ये ट्राइंगल है, ऐसा समझो कि ये क्या हो गया मेरा, ये ट्राइंगल है। ओके, तो ये मेरी क्या हो गई, सपोज हाइट, तो हाइट हो गई से आर। ओके, और बेस, तो बेस मेरा ई ई डैश आ जाएगा अब। ओके, अब ई डैश की जगह मैंने ये जो वैल्यू पुट की है वो वैल्यू ढूंढी है, वो लिखता हूँ, तो मेरा मिल गया एरिया हाफ आर वी डेल्टा टी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो। ओके, तो वो कैसे आया, वो ऐसे आया। ओके, तो बुक में डायरेक्टली नहीं लिखा, तुम्हें लिखना हो तो लिख लो। ओके, सो बुक में डायरेक्टली लिखा है तो तुम्हें ये लिखना है तो लिख लो। सो पहले वेलोसिटी ढूंढो, तो वेलोसिटी हमने ढूंढ ली, क्या, लीनियर वेलोसिटी, सपोज यहाँ से यहाँ हम चले गए, सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस ये गिना डिवाइडेड बाय टाइम डेल्टा टी, तो फिर वो डिस्टेंस है उसको एक साइड रख के हम बोल सकते हैं v इंटू डेल्टा टी। फिर एरिया फाइंड करेंगे हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये एक हाइट ले ली तो ये बन गया हमारा बेस, अगर इसको बेस ले लिया तो ये बन गई हमारी हाइट, जो भी हो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो हमारा वो फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, सो हाफ आर इंटू वी डेल्टा टी, ये कहाँ से आया, समझ में आ गया। ओके, अब ये हमारा आया है हाफ आर इंटू, देखो इसीलिए बता रहा हूँ, ये फिर तुम समझो, बुक में से देखो तो ये कहाँ से आया वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे आया। ओके, हेंस लिख लो, मैं आज की डेट में भी मेरी बुक में लिखा हुआ ही मिलेगा, यस। ओके, मेरी बुक में अभी भी लिखा हुआ ही मिलेगा सब जगह, क्यों, क्योंकि जब हम रिवाइज करते हैं तो ऐसा नहीं है हमें नहीं आता है, आता है, बट वो टाइम पे स्ट्राइक होना चाहिए, फिर तुम बेसिकली पूरा नॉलेज लगा के, अच्छा भाई वेलोसिटी मतलब ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर यहाँ से ये ले गए, वो सब टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर हमारे सामने होगा, ओके दिस 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 दिस, ऐसे फटाफट होगा। ओके, तो आंखों के सामने रहे वैसे रखो। पहले मैं एक पेज भी रखता था जहां भी मुझे कुछ लिखना हो, सो आई यूज टू कीप पेज, यहाँ पे है एक दो पेजेस। ओके, बट क्या होता है कि पेजेस घूम जाते हैं, और मैं पिन भी लगा के रखता था, बट फिर निकल जाते हैं, घूम जाते हैं, सो देन आई यूज टू राइट इन द बुक इटसेल्फ। ओके, अदरवाइज मुझे बुक में थोड़ा जितना ब्लैंक रहे उतना पढ़ने में मजा आती है, बट अगेन कोई बात नहीं, पढ़ने में मजा आए इसीलिए तो बुक में हम कुछ लिख रहे हैं। ओके, तो हमारा गोल वही है। ओके, चलो, हाँ, नेक्स्ट ये हमारा आ गया है v डेल्टा टी। नाउ अगर हम बात करें किसकी, मोमेंटम की, मोमेंटम बोला ना हमने p है। ओके, तो p मोमेंटम है, तो p इज व्हाट, p इज इक्वल्स टू, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो इसको वेक्टर लेंगे तो इसको भी वेक्टर लेना पड़ेगा, सो v इज इक्वल्स टू व्हाट, v इज इक्वल्स टू से p डिवाइडेड बाय m, डन। तो ये वैल्यू हम वहां रख देंगे, हमारा क्या मिला था, से एरिया का फॉर्मूला हमें मिला था। ओके, से डेल्टा ए इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस सपोज आर इनटू से डेल्टा टी, हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट मतलब हमें मिला था से v डेल्टा टी, राइट। ओके, ऐसा मिला था, तो हमने क्या किया, डेल्टा ए इज इक्वल्स टू, ये डेल्टा टी को नीचे ले आओ, तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू हाफ एंड आर क्रॉस v की जगह मैं ये लिख दे रहा हूं, दैट इज p डिवाइडेड बाय m, डन। समझ में आया क्या किया, मोमेंटम की वैल्यू जो है वो वैल्यू मैंने v की जगह रख दी। ओके, तो मेरा फॉर्मूला बन गया डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू हाफ आर क्रॉस p बाई m। ओके, दैट इज r क्रॉस p क्या है हमारा, r क्रॉस p इज द एंगुलर मोमेंटम।
एंगुलर मोमेंटम जो हमने लास्ट चैप्टर में रोटेशन में ही देखा, सो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू व्हाट, R क्रॉस P। तो उसकी वैल्यू रख देंगे, तो L डिवाइडेड बाई ये 2 तो है बाई m, तो डेल्टा A बाई डेल्टा T क्या आ गया हमारा, L बाई 2m। क्या आया हमारा फॉर्मूला, डेल्टा A बाई डेल्टा T इज इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाई 2m। अब देखो m कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट ही होगा, ओके, देन 2 भी कांस्टेंट, डेल्टा T भी हम क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट ही बोल रहे हैं। मतलब कि अगर ये जो लाइन है, ओके, ये एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम को अगर हमें कांस्टेंट रखना हो, ये कांस्टेंट है नीचे वाला पूरा, अगर एंगुलर मोमेंटम को भी अगर हम बोले कि कांस्टेंट ही रह रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम नहीं देखे, तो एंगुलर मोमेंटम के कांस्टेंट रहे, तो ये अगर कांस्टेंट रहा तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। सो इसीलिए ये जो हम बोल रहे हैं ना कि हमने तो प्रूव कर दिया कि डेल्टा ए, ये जो पहले हमने बोला कि ये जो डेल्टा ए है, ये डेल्टा और ये डेल्टा सेम टाइम में जो डेल्टा ए कवर हुआ है, मतलब एरिया जो कवर्ड हुआ है वो क्या होगा, सेम होगा, तो उसको हम एंगुलर मोमेंटम के कंसेप्ट से भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ओके, लाइक दैट। सो इसीलिए वो बोल रहे हैं, देखो, फॉर अ सेंट्रल फोर्स विच इज डायरेक्टेड अलोंग आर, L is a constant as the planet goes around। तो L जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा, अरे उसके ऊपर कोई बाहर से कोई टॉर्क फोर्स या ऐसा कोई फोर्स थोड़ी लग रहा है, प्लेनेट तो घूम रहा है, तो घूम रहा है। कोई अभी ऐसा समझो कोई एस्ट्रॉइड आ गया और प्लेनेट को ऐसा आके टकरा गया डम, ओके, तो फिर ये सब चेंज हो जाएगा, ओके। तो ये एरिया स्वेप्ट और टाइम पीरियड और वो सब कुछ, हमारा दिन और रात भी सपोज ऐसा समझो अलग हो जाए, टाइम पीरियड हो सकता है, और मुझे तो लग ही रहा होगा, ओके ओके, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि फिर जैसे जैसे अर्थ का भी एंड तो होगा ना कभी, ओके, बर्थ हुआ है तो डेथ होगी, तो कैसे होगी, कुछ ना कुछ आएगा। जैसे अभी देखो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि टेक्नोलॉजी की वजह से जितना आगे जाना चाहिए ना, उससे ज्यादा हम पीछे जा रहे हैं, ओके। मेंटली वी आर बिकमिंग वीक, मेंटली, ओके, मतलब कौन, जो कॉन्शियस नहीं है वो लोग, ओके, जो कॉन्शियस है वो जानबूझकर टेक्नोलॉजी से डिस्टेंस रख रहे हैं, जानबूझकर, कि सपोज ऐसा नहीं है कि उनके मतलब सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे या गैदरिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं एंड ऑल, बट जनरली जितना तुम अब जितना आगे का टाइम है, मतलब अभी एट द सेम टाइम नेक्स्ट जनरेशन जो भी आगे जनरेशन आती जाएगी, ओके, पूरा कलयुगी अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो टाइम पीरियड कैसा है कि जितना तुम अकेले रहोगे, ओके, लोनली रहोगे, अकेले ही रहोगे, उतना अच्छा होगा, ओके। ये नेचर के लिए मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है, ओके, बट ऐसा लग रहा है, ओके, क्या इट्स अपीयर टू बी, ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही होगा, ओके। क्यों, क्योंकि वही सब है, देखो तुम एक घर में दो लोगों के पर्सपेक्टिव मैच नहीं हो रहे, एक ही घर में, ओके, एक ही घर में सपोज हस्बैंड वाइफ और से पेरेंट्स चिल्ड्रन, दो ब्रदर दो सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, उनके भी पर्सपेक्टिव मैच नहीं हो रहे। और पहले हमारे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स के टाइम पे मैच हो ना हो, लेकिन रिस्पेक्ट इतना ज्यादा है, लव इतना ज्यादा है, अफेक्शन इतना ज्यादा है कि वो बॉन्डिंग वैसी की वैसी रहेगी, ओके। मैच तो बहुत सारे हो रहे थे, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी 100% मैच हो। तो जितने भी मैच नहीं हो रहे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है, ओके। जो पर्सपेक्टिव, जो व्यू पॉइंट मैच नहीं हो रहे, उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। क्यों, क्योंकि बॉन्डिंग इतना ज्यादा है, लव, अफेक्शन, केयर, वो इतना ज्यादा था। लेकिन अब वो सब कम हो गया है। क्यों, वही टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो वो सबको दूर भी कर रही है। दूर कर रही है मतलब सिर्फ दूर करे तो अच्छी बात है, ओके, क्योंकि सेल्फ इंप्रूवमेंट कब होगा, जब तुम सेल्फ के साथ बैठोगे, तब सेल्फ इंप्रूवमेंट होगा। कोई भी चीज में हमें इंप्रूवमेंट करना हो, जैसे कि हमें पढ़ाई में फिजिक्स में इंप्रूव करना है, तो फिजिक्स करना पड़ेगा। तो सेल्फ पे इंप्रूवमेंट लाना है तो सेल्फ को टाइम देना पड़ेगा। सपोज मुझे एक्सरसाइज करके सेल्फ फिजिकली फिट होना पड़ेगा, मुझे सपोज मेडिटेशन योगा करके मेंटली फिट होना पड़ेगा, अच्छी अच्छी चीजें पढ़नी पड़ेगी, अच्छी अच्छी चीजें देखनी पड़ेगी, अच्छे अच्छे डिस्कशन करने पड़ेंगे, तब जाके सेल्फ इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन अगर मैं सोच रहा हूँ, मेरी होप है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है, लेकिन मैं जा रहा हूँ दूसरी साइड, मतलब मुझे जाना है सपोज सूरत और मेरा मुंह है टुवर्ड्स द अहमदाबाद,
तो सूरत कभी नहीं पहुंचूंगा, भले ही मैं कितना भी बर्निंग डिजायर रखूं, सूरत तो मैं पहुंच के रहूंगा, एकदम अच्छा गोल बनाया है, आज इतना चलेंगे, कल इतना राइड करेंगे, ये वो, कभी नहीं पहुंचेंगे। क्यों? डायरेक्शन ही गलत है। कितना भी हाथ पैर मार लो, कभी जिंदगी में कभी नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ही गलत है। ओके, और हम एग्जाम्पल भी लेंगे, देखो ये भी पहुंच गया, ये भी पहुंच गया, ये भी पहुंच गया, वो कब ऐसे एयरपोर्ट ये अहमदाबाद मुंह करके कब वैसे बड़ौदा से फ्लाइट लेके सूरत चला गया, हमें पता नहीं चलेगा। ओके, बट वैसे ब्लाइंडली एग्जांपल्स भी हम नहीं लेने चाहिए। ओके, सो दैट इज द थिंग दैट आई वाज टेलिंग यू कि जितना ज्यादा अकेले रहेंगे उतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट का टाइम है, और टेक्नोलॉजी आगे तो और बढ़ेगी। और जो हम हॉलीवुड की मूवीज में देख रहे हैं ना कि भाई ये पहले आज के 15 साल पहले के फोन देखो और आज के फोन देखो, कितने इम्प्रूव हो गए हैं। ओके, सोचो एक जमाने में हमारे टाइम पे जब फोन आया था, जस्ट आया था, तो टच स्क्रीन जैसा कोई वर्ड नहीं था। ये टच स्क्रीन क्या होता है, कोई वर्ड नहीं था। और आज टच स्क्रीन के बगैर वाला फोन नहीं मिलता। तुम 1000 रुपए का फोन लेने जाओ, वो भी टच स्क्रीन आता है। ओके, सोचो टेक्नोलॉजी कितनी, और अब आगे की जनरेशन में टच स्क्रीन वर्ड ही भूल जाएंगे सब। क्या आ जाएगा, वो हॉलीवुड की मूवी में ऐसे नहीं आ जाता, हवा में ही आ जाता है। ओके, हाँ, डायरेक्ट, हाँ, वो कैसे 3D टेक्नोलॉजी आ गई है, वो गेमिंग की तो आ गई है। तुम यहाँ पहन लो तो तुम्हें लगेगा कि ओह मैं ही जंगल में राइड कर रहा हूँ, मैं ही हूँ। ओके, तो वो दैट टेक्नोलॉजी ऑलरेडी कम, मेटावर्स तो आ ही गया है, फेसबुक ले आया है मेटावर्स, तो पूरा का पूरा पूरी दुनिया ही ऐसी है। ओके, कि मतलब तुम गेम खेल रहे हो, तो गूगल लाया है, सब लोग, टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ रही है। तो जितनी आगे बढ़ेगी यू विल फील कि तुम्हारे, मतलब गेम में सपोज किसी ने ऐसे मार दिया, तुम्हें लगा तुम मर गए, यू विल फील दैट कि तुम मर गए। ओके, और ऐसे चक्कर में सही में ऐसे प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। पता है यहाँ पे आज से थोड़े साल पहले ऐसी गेम्स आई थी, 2-3 गेम्स आई थी। पबजी तो है ही, लेकिन दूसरी गेम आई थी जिसमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और वो कोई गेम थी, हाँ यस, ब्लू व्हेल। तो कितने सुसाइड्स हुए थे उसमें, जस्ट कितने सारे सुसाइड हुए थे कि भाई मुझे ये लेवल पार करना है, ये लेवल पार करना है, तो इसमें ये रिवॉर्ड मिलेगा, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। तो लोग कहाँ कहाँ खंबे पे चढ़ जाते थे, टंकी पे चढ़ जाते थे, गिरते थे, कुछ ना कुछ ढूंढते थे। ओके, सोचो बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिए थे कि भाई, हाँ, मतलब ऐसे कि भाई तुम अपने हाथ काट लो, हाँ, तो तुम जीत जाओगे। वो भाई जीतने के लिए मतलब वो कोई तुम्हें कुछ भी बोल। और अभी तो ऐसे मैंने वेब सीरीज और ऐसे भी सब देखे, पूरी पूरी नहीं देखी, बट कंसेप्ट ऐसे देखे कि लोग वैसे फंसते जा रहे हैं। ओके, फंसते जा रहे हैं, क्यों? ब्रेन ये चलता ही नहीं है ना, क्योंकि पूरा टाइम लोगों को अकेले बैठना पसंद नहीं है। सोचो, अकेले मतलब एकदम अकेले, गैजेट्स भी नहीं, लोग भी नहीं, गैजेट्स भी नहीं, कुछ नहीं, लोग पागल हो जाते हैं। ओके, और जिनको पसंद है वो लोग भाग जाते हैं। ये कहाँ इतने लोग आ गए, छोड़ो यार, चलो ब्रिज पे बैठने चले जाते हैं, चलो रिवर बैंक पे चले जाते हैं। ओके, वो अपना काम कर लेंगे और वही अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। क्यों? ऐसा नहीं है कि वो जो नहीं कर रहे हैं ऐसा वो सर्वाइव नहीं कर, वो भी सर्वाइव कर पाएंगे अगर कॉन्शियस हो तो। कॉन्शियस होना चाहिए। ओके, कि भाई जो हो रहा है आई एम इन्वॉल्विंग इट, फिर उसके बाद खत्म हुआ, खत्म। सपोज तुम कोई मूवी देख रहे हो, इतने ज्यादा अंदर घुस गए, अंदर कोई हीरो, तुम्हारा फेवरेट हीरो हीरोइन मर गया तो तुम रो रहे हो, किसी का बुरा हो, और फिर घर आके कैसे कॉन्शियस हो जाते, ओ भाई मूवी थी यार वो, अब वापस उसको सोच सोच के अरे यार उसमें शाहरुख खान मर गया, तो रोते हैं क्या हम? सर हुआ है ना, ओके, विराट कोहली 95 पे आउट हुआ था। अच्छा, तो जितने भी विराट कोहली के फैन थे ना, तो वो फिलिप्स में कैच किया था ना उसको, अच्छा, न्यूजीलैंड के, तो सभी न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के चैट में जाके बहुत बुरा बुरा बोला। और जो असली जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, वो तो रोते रहते कि उसका सेंचुरी नहीं हो पा रहा है, सेंचुरी नहीं हो पा रहा है, सर गाली दे रहे हैं मुंह पे कि क्यों उसने ऐसा किया। वही दैट शोज की मेंटालिटी देखो लोगों की, कि मतलब किसी के टुवर्ड्स में इतना अफेक्शन तो शायद उनको उनके पेरेंट्स के टुवर्ड्स में भी नहीं होगा, इतना अफेक्शन उनको उनके, हम ऐसा कुछ के बारे में गलत नहीं बोल रहे, बट दैट इज द रियलिटी, इतना अफेक्शन उनको उनके पेरेंट्स के बारे में भी नहीं होगा। तो इंग्लैंड के सभी प्लेयर्स तो के चैट में जाके सब कितना गंदा गंदा बोला है ना। वही सोचो कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हम एक गेम को, जिससे हमें एक्चुअल में कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, एक्चुअल में कुछ नहीं मिलने वाला। आई एम नॉट अपोजिंग, मैं भी देखता हूँ। ओके, कभी कभी
पहले बहुत देखता था जब ये सब नहीं पता था, अभी भी देखता हूँ, बट जस्ट फॉर दी जो नेशन पर्सपेक्टिव होता है ना, ओके कि भाई अच्छा इंडिया की मैच है, नेशन पर्सपेक्टिव यार है, हमारे देश इतना जीता ये वो, लाइक दैट। तो पूरी तीन घंटे ऐसे 5-6 घंटे वेस्ट ही नहीं, 5 ही मिनट में पूरी हाईलाइट, 5 मिनट्स खत्म। ओके अच्छा कैच किया, बुरा कैच किया, ये वो, जितना एंजॉय करना है 5 मिनट में कर लो। ये तो सब बकवास हो गई, अरे यार ये कैच छोड़ दिया, अरे ये ऐसा करना था, वो ऐसा करना था। अभी मैंने जस्ट अभी वो एक रील ऐसा देखा था, कल कितने लोगों ने स्टोरी रखी थी, वो विराट कोहली और उसने हाँ बर्थडे थी उसकी और उसने सेंचुरी मारी, बर्थडे थी सेंचुरी मारी, इतने लोगों ने स्टोरी, रील्स, पोस्ट, मीम सब बनाया। फिर अभी मैंने देखा था कि हाँ भाई हाँ विराट कोहली ने तेरी स्टोरी देख ली अब बस कर ऐसे। उसको एक्चुअल में कुछ नहीं पता कि कौन इसके लिए क्या कर रहा है। नहीं, हम बर्थडे होती है तो हम ऐसे, हमारे फेवरेट हो तो हम ऐसे बोलते गए हैप्पी बर्थडे अमिताभ बच्चन, हैप्पी बर्थडे विराट कोहली, हैप्पी बर्थडे सचिन तेंदुलकर। क्या उनको पहुंचता है वो? मतलब वो देखते हैं? नहीं देखते। लेकिन इट्स लाइक अ प्रेयर, इट्स लाइक अ प्रेयर इफ यू ट्रूली बाय हार्ट, अगर तुम के यार उसके लिए अच्छा हो, ओके मुझे मजा आई, मुझे कुछ मिला प्लेजर, और तुम वो दिल से करो तो वो पहुंचता है। फिजिकल वर्ल्ड में नहीं पहुंचता, वो ऐसे ब्लेसिंग्स के टॉवर्ड्स में पहुंचता है कि अरे उसको भी एक मोटिवेशन मिलेगा, अरे लोग मेरे पे जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट वर्क्स एज अ ब्लेसिंग फॉर देम। ओके वो वर्क करता है, एक्चुअल में वर्क करता है, बट सिर्फ हम ऐसे कोई होते हैं ना बस स्टोरी और ये वो एक्चुअल में फॉलो कर रहे हैं, भाई वो वेजिटेरियन बन गया, भाई वो वीगन बन गया, तू भी बन जा। नहीं, वो क्रिकेट अच्छा खेलता है, बाकी सब ऐसे नहीं बोलेंगे। ओके क्यों? क्योंकि सिर्फ बस क्रिकेट उसको अच्छा लगता है इसलिए वो फॉलो करता है। अगर उससे अच्छा नहीं, किसी को क्रिकेट थोड़ा भी नहीं पसंद, तो भाई तुम उसके सामने सचिन की बात करो, विराट की बात करो, धोनी की बात, किसी की भी बात करो, ये क्या बकवास करता रहता है भाई, क्या काम है तुझको, लाइक दैट। ओके किसी को पॉलिटिक्स में पसंद ज्यादा, में इंटरेस्ट ज्यादा है, अभी तुम उसके सामने बॉलीवुड एक्ट्रेस और सचिन तेंदुलकर उनकी नाम लो तो कुछ नहीं, और जिनके स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है उनको बोलोगे मोदी जी ने ये किया, राहुल गांधी ने ये किया, भाई आप नेता ने ये किया, क्या काम है तुझे भाई, तुझे क्या काम है? तो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ओके गॉसिपिंग, जो ज्यादा जिसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहता है ना, वो वैसी ही बातें ज्यादा करता है। इसीलिए नहीं एक कोट है कि यू विल बिकम लाइक द एवरेज ऑफ द 5% यू आर हैंगिंग आउट विथ। मतलब तुम दिन में वैसे 5 लोग जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो ना, तुम चाहो या ना चाहो तुम उसके जैसे बन जाते हो। तुम चाहो या ना चाहो, तुम ना चाहो फिर भी सपोज तुम वैसे ही ग्रुप में पड़े हुए हो, ओके कोई भी ग्रुप में, स्कूल, ट्यूशन, सोसाइटी, या फिर एटलीस्ट टेक्नोलॉजी वाला ग्रुप, सोशल मीडिया का ग्रुप, व्हाट्सएप का ग्रुप, इंस्टाग्राम का, या फिर तुम सिर्फ कनेक्टेड हो उन लोगों से, तो तुम्हारी मेंटालिटी धीरे धीरे करके उनके जैसी हो जाएगी, तुम्हारी बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे उनके जैसी हो जाएगी। ये प्रूव्ड है, साइंस है, प्रूव्ड है। ओके ऐसा नहीं कि हवा में बात है, प्रूव्ड साइंस है। जैसे कि तुम डाई हार्ड विराट कोहली के फैन हो गए तो बहुत डाई हार्ड हो तो फिर क्या, वैसे ही वो हेयर स्टाइल रखेगा वैसे ही हेयर स्टाइल रखोगे, वो बॉडी बनाएगा तुम भी बॉडी बनाओगे, वो विगन बन गया तुम भी विगन बन जाओगे, वो डाई हार्ड होगा तो। ओके फिर सपोज जैसे विमल की ऐड करेगा तो फिर तुम भी हाँ अपना हीरो कर रहा है हम भी करेंगे, लाइक दैट। तो फेमस होने से भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। पैसों के लिए तुम अल्कोहल, गुटखा, सिगरेट वो सब कर दिया तो ये जो फेम है ना वो अच्छे कर्मास की वजह से आई है, और ये वापस वो कर्मास को ऐसे गई भैंस पानी में सब कुछ धो देंगे। अभी वहाँ कपिल देव ने वो किया था ना, कपिल देव आता रहता है, हम कमला पसंद, यस तो सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं ना सब लोग। अमिताभ बच्चन आ गए, कपिल देव का भी आ गया, विमल का, और उसका तो देखो शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, कितने लोग हैं। वो बोलो जुबा केसरी और फिर एक्सप्लेनेशन में क्या होता है पता है, वो तो सुपारी है वो तो खा सकते हैं, उसमें का अरे लोग सुपारी कोई नहीं खाता भाई उसमें टॉपिक को मिला के खाते हैं सब। ओके बट अगेन 100% रिस्पॉन्सिबल वो भी नहीं है, अंधे है क्या लोग जो खाते हैं वो दिखा है, फोटोग्राफ दे रही है गवर्नमेंट, पहले तो
छोटा सा लिखते थे, अब तो बड़ा बड़ा लिख रहे हैं भाई, कैंसर होगा, ये होगा, वो होगा, लंग्स चले जाएंगे, फोटोग्राफ दे रहे, फिर भी लोग खा रहे हैं। अजय देवगन ने अपने उसमें कहा था ना कॉन्फ्रेंस में कि तुम मुझे कितने भी गाली दे दो ना, खुद को दिखाई नहीं देगी उसमें वार्निंग। हाँ यस यस, मैंने भी सुना था ये, क्योंकि तुम्हें पता नहीं चलता लाइक दैट। तो ऐसे भी नहीं है कि 100% वो लोग गलत है, वो सपोज अपनी फेम का यूज कर रहे हैं टू अर्न दी मनी, अपनी फेम का यूज कर रहे हैं टू अर्न दी मनी। ओके, तो वो उनका पर्सपेक्टिव है, हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, हम बात तो कर रहे हैं बट उनको ब्लेम नहीं कर सकते। बट हाँ, तुम कोई भी चीज करो उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे आएगा, कुछ भी छोटा चीज करो ना, हम ये अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं उसका इफेक्ट भी वर्ल्ड पे आएगा। ओके, और पूरा वर्ल्ड जो कर रहा है उसका इफेक्ट भी हम पे आएगा। वी ऑल आर कनेक्टेड, कनेक्टेड है हम। पूरे वर्ल्ड में सपोज कोविड आ गया तो हमें भी केयर रखनी पड़ेगी, हमें भी सेफ रहना पड़ेगा, हमें भी भाई लगाओ वैक्सीन लगानी पड़ेगी लाइक दैट। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में एटमॉस्फेयर में ही वो है। ओके, तो एटमॉस्फेयर में वायरस हो तो हमें भी सेफ्टी रखनी पड़ेगी। और अगर हम सेफ्टी रख रहे हैं, हम स्वच्छता अभियान रख रहे हैं, तो धीरे धीरे सोसाइटी रखने लगेगी, हमारी लेन लगने है, सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट, पूरा गांव रखने लगेगा, शहर रखने लगेगा। ओके, सो अफेक्ट करता है। चलो हम यहाँ आ जाते हैं वापस। सो ये हमने देख लिया। ओके, समझ में आ गया? दोनों वे में हमने प्रूव किया कि ये जो कांस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम में जितना एरिया स्वीप होता है, अगर टाइम सेम हो तो एरिया भी सेम ही होगा। ओके, सो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज अ कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द लास्ट इक्वेशन। ये जो लास्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ये कांस्टेंट बन गया। कैसे कांस्टेंट बन गया? ये कांस्टेंट 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, और हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम फॉर दिस मूवमेंट कांस्टेंट रहेगा। क्यों? उस पर कोई भी टाइप का फोर्स लग नहीं रहा है, लेकिन फिर मैंने बोला अभी एस्ट्रॉइड आए और टकरा जाए, और वहां से पूरे हम दूसरे ट्रैक पे चले गए थे। ओके, अब वापस आए। जुपिटर बड़ा है। हाँ, वो ले लेगा और वो ना भी ले और फिर भी कोई घुस जाए तो भी हमारा एटमॉस्फेयर इतना बड़ा है कि अंदर आते आते अर्थ की सरफेस पर आते आते वो जल जाएगा, इतना ज्यादा फ्रिक्शन उसको लगेगा। ऑल दोस थिंग्स आर देयर, दैट्स व्हाई वी आर करंटली लिविंग ऑन द अर्थ। ओके, वो सब चीजें हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस पहले से ही नेचर ने पर्टिकुलरली इंडिया के लिए रखे हुए हैं। ओके, सोचो हमारा एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, तो एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, भले ही पानी है तुम्हारे पास, लेकिन एटमॉस्फेयर नहीं होता, ऑक्सीजन कहाँ से लाते? मून का नहीं, अभी हम देखेंगे एक जगह पर, आई थिंक उसमें देखेंगे हम, किसमें? एस्केप वेलोसिटी में देखेंगे। ओके, मून का एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है मून के पास एटमॉस्फेयर? अभी हम पानी ढूंढ रहे हैं, ये वो, पानी मिल गया, क्या करोगे भाई? लाइफ कैसे, सांस कहाँ से लोगे? ओके, हाँ, तो इतना ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ से वहां ले जाना पड़ेगा फिर। ओके, नहीं, लेकिन रास्ते निकलेंगे, देखो रास्ते निकलते हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि ये जो कर रहे हैं वेस्ट है, नहीं, नो, नॉट अ वेस्ट। रिसर्च है, आगे बढ़ेगा। पानी है, ऐसा समझो कि भाई पानी है और सनलाइट, ये 2 चीज़ से जो लिविंग क्रिएचर पॉसिबिलिटी है वो तो बढ़ेंगे धीरे धीरे। सिर्फ ये 2 चीज़ें जिसे चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, पॉसिबिलिटी है ना, ऐसा थोड़ी है जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, भाई प्लांट्स थोड़ी ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो तो CO2 ले रहे हैं। ओके, सब कुछ अलग अलग है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नहीं है ऐसा हम नहीं बोलते, कुछ भी हो सकता है। एक ऐसे कुछ हुआ और सारे इक्वेशन चेंज नहीं, हम न्यूमेरिकल गिनते, एक जगह पे प्लस का माइनस हो गया, पूरा आंसर चेंज, लाइक दैट। ओके, तो ये इससे भी पता चला यहाँ पे कुछ भी टकरा नहीं रहा है और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रह रहा है। तो अगर RHS कांस्टेंट है तो LHS भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमने प्रूव किया। एंड दिस इज द लॉ ऑफ एरियाज, एंड ग्रेविटेशन is a central force and hence the law of areas follows. Okay, चलो नेक्स्ट हमारा थर्ड लॉ, that is the law of periods. Okay, so अब आ जाते हैं वापस हम यहाँ पर। The square of the time period of the revolution of a planet, मतलब कि ऐसा समझो कि ये हमारा सन है और ये हमारा प्लेनेट है। तो अगर हमारा प्लेनेट पूरा ऐसे रिवॉल्यूशन करने के लिए सपोज टाइम पीरियड T लेता है, कितना टाइम पीरियड T, पर्टिकुलर टाइम 24 घंटे सपोज, ओके, 24 आवर्स में ऐसा पूरा एक बार घूम गया। ओके, तो ये जो टाइम पीरियड है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड का स्क्वायर,
द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द, तो क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, मतलब यहां से ऐसे गए, यहां से ऐसे गए, तो ये जो है वो मेरा सपोज B है और ये है सपोज मेरा A है. B इज द सेमी माइनर एक्सिस एंड A इज द सेमी मेजर एक्सिस. तो क्या बोल रहे हैं? प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द, मतलब A क्यूब. ओके, क्यूब ऑफ द, कहां से पढ़ रहा था मैं? यहाँ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स ट्रेस्ड आउट बाय द प्लैनेट. दिस इज द लॉ ऑफ पीरियड्स. बस इतना ही है. तो इतना ही याद रख, तुम ये याद रखो टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब. ओके, उसके बेस पे तुम्हें लिख देना है क्या कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स ट्रेस्ड बाय द प्लैनेट. सिंपल. क्यूब कैसा है? क्यूब लॉ है. सेमी मेजर ये रहा, ये सेमी मेजर और ये सेमी माइनर. तो ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है, सपोज ऐसा समझो कि हमें 24 आवर्स में हम ये पूरा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. तो मान लो सपोज अप्रोक्सीमेटली, मैं बता, अप्रोक्सीमेटली नहीं, एकदम एज्यूम कर रहा हूँ, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है. एज्यूमिंग कि सपोज हमने 100 यूनिट भी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जो भी लिखूंगा कम ही हो जाएगा. ओके, तो 100 यूनिट कवर कर रहा है कितने टाइम में? 24 आवर्स में. डन. तो 24 आवर्स में ये जो पूरा कवर किया वो कितना हो गया? 100 यूनिट. ओके, अब मैं बोल रहा हूं कि यहां से ये पॉइंट से, ये कौन सा पॉइंट है? पेरिहिलियन. ये कौन सा है? एपीहिलियन. तो एपीहिलियन से पेरिहिलियन, मतलब जो मेरा डिस्टेंस है एपीहिलियन से पेरिहिलियन का ये जो डिस्टेंस है, सपोज दिस डिस्टेंस इज से 50 यूनिट्स. कितना? 50 यूनिट्स. तो एक्चुअल मेरा ये जो मेजर एक्सिस है, ओके, वो क्या हो जाएगा? ये जो डिस्टेंस है डिवाइड बाय 2 हो जाएगा. ये पूरा डिस्टेंस है P से लेके A तक का, उससे डिवाइड बाय 2 करूँ तो ये मिल जाएगा. तो ऐसा प्रूव हुआ. ऑब्जर्वेशन के बाद लॉ आया. लॉ कब आता है? पहले तो ऑब्जर्वेशन ही होता है. तो ऑब्जर्वेशन किया कि भाई इसकी जो वैल्यू आई थी, ओके, कोई वैल्यू आई होगी T की. ओके, जैसे हमने बोला 24 आवर्स, तो 24 का स्क्वायर कर दो. ओके, 24 का स्क्वायर कर दो, से 576 इज प्रोपोर्शनल टू, ओके, दैट विल बी इक्वल्स टू, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है? AP बाय 2. ये जो डिस्टेंस है उसके क्यूब के इक्वल टू में आ रहा है. 25 का क्यूब. नहीं, ये सब कुछ रफली है, ये तो एजम्पशन है सब. ओके, बट कहने का मीनिंग है कि ये जो हमारा क्या बोल रहा हूँ कि ये जो हमारा ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड जो भी आया, हमें पता चल गया कि भाई अर्थ सन के अराउंड में मूव करने के लिए कितना टाइम ले रहा है. 24 आवर्स ले रहा है सपोज, तो वैल्यू हमें मिल गई. हमें ये भी पता है कि सन के पेरिहिलियन में हम हो तब क्या डिस्टेंस होता है, और हम एपीहिलियन पे हो तब क्या डिस्टेंस होता है. तो ये पूरा डिस्टेंस भी हमें मिल गया. पूरे डिस्टेंस का डिवाइड बाय 2 कर दो तो हमें हमारा सेमी मेजर एक्सिस मिल जाएगा. तो ये जो दो वैल्यू है हमारे पास, कौन कौन सी? टाइम पीरियड की और सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू. तो ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि ये टाइम पीरियड का स्क्वायर करेंगे तो वो प्रोपोर्शनल आ जाता है किसके? जो सेमी मेजर एक्सिस है उसके क्यूब के. दैट्स इट. यही है लॉ ऑफ पीरियड्स. ऑब्जर्वेशन से आया है. ओके, इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट करना नहीं पड़ता. ऑब्जर्व करो, अच्छा 24 आवर्स हो गए, पेरिहिलियन ये है, एपीहिलियन ये है, डिस्टेंस का डिवाइड बाय 2 कर दो. समझ में आया? पक्का? तो हमने 3 लॉज देखे. पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा लॉ ऑफ एरियाज एंड थर्ड वन इज द लॉ ऑफ पीरियड्स. ओके, देन ये न्यूमेरिकल भी सेम ही कंसेप्ट पे है तो देख लेते हैं. न्यूमेरिकल नंबर 7.1 क्या बोल रहे हैं? लेट द स्पीड ऑफ द प्लैनेट एट द पेरिहिलियन P इन फिगर 7.1 बी VP. मतलब सपोज ये हमारा सन है और ये हमारा पेरिहिलियन P है और ये हमारा एपीहिलियन A है. क्या बोल रहे हैं? लेट द स्पीड यहाँ पर है, से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम स्पीड के लिए. सो ये मेरी हो गई स्पीड V. डन. ओके, VP है. ओके,
क्योंकि पेरिलियन है इसलिए P, एंड द सन प्लैनेट डिस्टेंस SP, ये S है, तो SP बी दी RP, ये डिस्टेंस कितना है RP, ओके। रिलेट RP VP को रिलेट करो टू द कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज एट द एपिहिलियन RA एंड VA, मतलब यहां से ऐसे मूव कर रहा है, हम ऐसे मान रहे हैं कि ऐसे मूव कर रहा है, डन। यहां से ऐसे आया तो यहां से भी ये हमारा क्या आया VA, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, सन से डिस्टेंस R, सन से डिस्टेंस है, हाँ ये ऑर्बिट से डिस्टेंस नहीं है, वो जीरो से डिस्टेंस है, ये हमारा जीरो है, वहां से डिस्टेंस नहीं, सन से डिस्टेंस है, हाँ। तो ये हमारा मिल गया, तो बोल रहे हैं कि इन दोनों को, किन दोनों को, RPVP एंड RAVA को क्या करो, को रिलेट करो कि कैसे वो चेंज हो रहा है, लाइक दैट, ओके। हाँ तो देखते हैं, चलो हमने क्या बोला था, एंगुलर मोमेंटम सेम रहता है जब घूम रहे हैं, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एट P इज इक्वल्स टू LP, ये तो डायरेक्ट लिख दिया इन्होंने, ओके। P इज LP एट से M, यार चलो बताता हूँ, L इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, R क्रॉस P था, याद है, Yes. अभी तो हमने यूज किया इसका वापस, L इज इक्वल्स टू R क्रॉस P, डन। P क्या है, मोमेंटम मतलब mv, तो r mv, v को m कांस्टेंट, मास थोड़ी चेंज होगा, तो ये क्या आ गया r क्रॉस rv है, तो m r v, ओके। क्या आया हमारा m, समझ में आ रहा है ना, ओके, m r v एंड हाँ, सो MRV एंड MRV इज इक्वल्स टू से साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट हो तो हम कॉस थीटा नहीं लिखते थे, ओके, तो ये साइन थीटा, ओके। अब ये देखो R और V के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, तो क्या आ जाएगा हमारा L इज इक्वल्स टू साइन 90, साइन 90 मतलब साइन 00, साइन 91, सो MRV आ गया, यहां से लेके आए हैं, हाँ, ओके। सो कैसे हम लाएंगे, सबसे पहले L इज इक्वल्स टू R क्रॉस P, P की वैल्यू हम रखते हैं M इंटू V, M तो कांस्टेंट है, R इंटू V किया, अब क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या होगा RV साइन थीटा, तो RV साइन थीटा, R और V के बीच में डिस्टेंस, एंगल कितना है, वहां पे यहाँ पे कहीं पर भी एंगल कितना है 90 डिग्री, साइन 91, तो L की वैल्यू आई MRV। अब L की वैल्यू एट P देखे हम तो हम बोलेंगे MP RP एंड VP, और L की वैल्यू एट A देखे हम तो LA इज इक्वल्स टू MA, बट MA मतलब मास थोड़ी चेंज होगा, मास तो वही रहेगा, राइट, मास तो चेंज नहीं होगा ना, मास कैसे भाई, प्लेनेट का मास तो वही रहेगा ना, कहीं पर भी घूमो तुम, ओके। सो यहाँ पे मैं MP ही लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा RA इंटू VA। अब मैं क्या बोल रहा था कि भाई एंगुलर मोमेंटम तो क्या रह रहा है, कंजर्व्ड हो रहा है, मतलब सेम रह रहा है, तो M यहाँ पहले लिख देते हैं, MP इज इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू से M, सो MRPVP इज इक्वल्स टू MRAVA, डन। समझ में आया, एंगुलर मोमेंटम सेम रह रहा है, कंजर्व्ड रह रहा है, M कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, RP डिवाइड बाय RA इज इक्वल्स टू VP डिवाइडेड, RP बाय RA इज इक्वल्स टू VA बाय VP। RP यहाँ पे है, RA नीचे आया तो VA यहाँ पर है तो VP नीचे गया, डन। अब तो तुम्हें पता है क्या बड़ा है, RP बड़ा है या RA बड़ा है, RA बड़ा है, ये अभी नहीं ड्रॉ किया हमने, RA बड़ा है ना यहाँ से, ये RA बड़ा है RP से, ओके, मतलब R कहाँ गया फिर से, RA बड़ा है RP से, इसको उल्टा लिख दो पहले, RA बाय RP इज इक्वल्स टू VP बाय VA, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, भूल मत जाना, तो ये उल्टा कर दिया हमने। अब RA बड़ा है RP से, दैट मींस ये जो रेशियो इज ग्रेटर देन 1, RA बड़ा है RP से तो रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1, इफ LHS इज ग्रेटर देन 1 तो RHS भी ग्रेटर देन 1 ही होगा, मतलब यहां हम बोल रहे हैं इफ RA is greater than RP, तो हम बोल सकते हैं कि VP is greater than
ये ए। डन। तो मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि भाई तुम्हारा जो वीपी है वहां पे ज्यादा वेलोसिटी होगी कंपेयर टू वहां से। तो हमारा ऑब्जर्वेशन कौन सा ऑब्जर्वेशन? लॉ ऑफ नहीं फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में हमने बोला है ऑब्जर्वेशंस पहले बोले हमने, लास्ट में बोले। पहला सेंटेंस तो हमने बात की है एपी इलियन पेरी में। दूसरे सेंटेंस में बोला हमने क्या ऑब्जर्वेशन बोला कि दूर हो तो स्लोअर लगता है और नजदीक हो तो फास्ट घूम रहा है ऐसा लग रहा है। तो देखो ये नजदीक है, वेलोसिटी फास्ट आ गई। ये नजदीक है, आरपी इज लेस देन, तो वीपी बहुत ज्यादा आया है। और वो वी आर ए इतना बड़ा है तो वी ए हमें क्या लग रहा है? छोटा लग रहा है, कम लग रहा है। अपीयर टू बी हमने डिस्कस किए थे, याद आया है नहीं? अरे ये रहा, ये पॉइंट नहीं लिखा था, कहाँ गया ऑब्जर्वेशन वाला सेंटेंस? वो सर जुपिटर का समझा रहे थे ना। अपीयर टू मूव, ये रहा। हाँ, एरियाज वाले कांसेप्ट में पढ़ा। Yes, this law comes from the observations that planet appears to move slower when they are further from the sun than when they are near. तो ये observation appear था, यहाँ पे prove भी हो गया। समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे prove भी हो रहा है। तो that is क्या कि हमारा जो P पर जो velocity मिला है that will be greater। तो यहाँ पे लिखा है RA is greater than RP, therefore VP is greater than VP। Therefore, अब उसके बेस पे, एरिया के बेस पे हम बोल रहे हैं कि the area, अब ये खत्म हो गया, रिलेट करना था, रिलेट कर दिया, that's it। अब उसके अंदर और क्वेश्चन है, will the planet take the equal times to traverse BAC and CPB? ओके, ये फिगर देखेंगे ना हम, ये रहा, ये फिगर है हमारा, ये BAC and CPB। डन। तो बोल रहे हैं देखो यहाँ से दूर से तो देखने से एंगल सेम ही, एरिया सेम ही लग रहा है कि भाई तुम ऐसे है, तो ये B है, ये A है और C है, एंड देन ये P है, बस दैट्स इट। तो क्या बोल रहे हैं कि क्या BAC में ये जो ट्रैवल करने के लिए टाइम लग रहा है, क्या उतना ही टाइम लगेगा टू ट्रैवल से BPC? क्या पढ़ा सेकंड लॉ में हमें? सेम एरिया कवर करेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड एरिया बोल दिया है कि भाई ये एरिया और ये एरिया, तो क्या दोनों सेम टाइम में कवर करेगा? तो सेकंड लॉ से यही, ऐसे ही एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो सेकंड लॉ से हम बोलते थे कि हाँ भाई सेम ही लग रहा है ना, ओके, बट सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेकंड लॉ में क्या बोला था? एरिया स्वेप्ट बाय अ लाइन एंड दैट लाइन वी आर मेकिंग फ्रॉम प्लैनेट टू द सन। ओके, तो देखो यहाँ पर कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया? ऊपर ऊपर ऊपर। अच्छा हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? विल द प्लैनेट टेक इक्वल टाइम्स टू ट्रैवर्स फ्रॉम BAC ये वाला एंड CPB। डन। तो वैसे तो ऐसे देखे तो हमें एमसीक्यू में ऐसे ही पूछते हैं JEE नीट में, तो हम डायरेक्ट देख के हाँ भाई एरिया सेम है तो टाइम भी कितना लगेगा? सेम लगेगा। लेकिन नहीं लगेगा, क्यों? अब देखो यहाँ से पता चलेगा क्यों। ये सन आ गया, सन से हम प्लेनेट की लाइन ड्रॉ करते हैं, वो जो हमने सेकंड लॉ में देखा था। सपोज मेरा प्लेनेट यहाँ पर B पर है, डन। तो B से सन की लाइन ड्रॉ करते हैं, ये रहा। देन फिर प्लेनेट मूव करता करता कहाँ आ गया? C पर आ गया। ओके, अब वापस लॉ पे जाओ। क्या? एरिया स्वेप्ट बाय अ लाइन, तो ये लाइन है, डन। अब वो एरिया स्वेप्ट कर रही है, ऐसे करके एरिया स्वेप्ट कर दिया। तो ये कितना एरिया स्वेप्ट किया? ये नहीं किया, ये एरिया स्वेप्ट किया है, राइट? पक्का समझ में आया? तो ये एरिया स्वेप्ट किया है। अब हम BAC चला गया, नहीं क्या गया हमारा? CPB गया, मतलब CPB वाला एरिया हमने कवर कर लिया। अब BAC वाला करते हैं, तो मतलब तुम BAC मतलब CAB पे जाते हैं, CAB पे उल्टा जाते हैं, डन। यहाँ पर भी ऐसे भी उल्टा ही गए ना, BPC गए ना, ओके। तो यहाँ पर भी ऐसे जाते हैं। अब तुम कहाँ हो? यहाँ हो, C पर हो। प्लेनेट कहाँ पर है? C पर। और यहाँ से लाइन ड्रॉ की सन तक की, तो ये लाइन है हमारी, जो ये लाइन है SC, वो लाइन है। तो अब ये लाइन है, अब वो ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ ये डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है,
तो ये ऐसे डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो ये जो एरिया स्वेप्ट है ये लाइन थी, ऐसा समझो। अब ऐसे करके ये है, तो पूरा एरिया कवर कर दिया एरिया स्वेप्ट। तो अब एरिया स्वेप्ट क्या आ रहा है? अब एरिया स्वेप्ट आ रहा है ये पूरा एरिया। समझ में आया? अब देखो अब कौन सा एरिया बड़ा लग रहा है? तो अब हमें BAC एरिया क्या लग रहा है? बड़ा लग रहा है। डन। तो एरिया बड़ा है तो फिर टाइम भी उसके अकॉर्डिंगली ज्यादा लगेगा। डन। तो वैसे देखने में विदाउट एरिया कंसिडरिंग, मतलब ये लाइन ड्रॉ किए बिना अगर हम देखें, हाँ भाई ये सपोज 2 क्वाड्रेंट बन गए, इसके भी 2 क्वाड्रेंट बन गए, सेम है, लेकिन वहीं पे हमारी गलती हो जाती है। ओके, तो ऐसे ही MCQ पूछते हैं। तो देखो यहाँ पर द एरिया SBAC बाउंडेड बाय द इलिप्स, दैट इज ये S है हमारा। तो SBAC ये जो एरिया है वो ज्यादा है, इलिप्स, एंड द रेडियस वेक्टर SB एंड SC इज लार्जर, मतलब रेडियस वेक्टर है जो SB एंड SC, मतलब रेडियस वेक्टर मतलब से R, ओके, इज लार्जर देन SBPC। फ्रॉम द केपलर सेकंड लॉ इक्वल एरियाज आर स्वेप्ट इन इक्वल टाइम। तो केपलर लॉ से हम क्या बोल रहे हैं कि इक्वल एरियाज इक्वल टाइम में कर रहे हैं। Hence the planet will take a longer time to traverse from BAC than to CPB। तो यहाँ से यहाँ, मतलब ये जो हमारा पाथ है ऐसे घूम रहा है, तो CAB जो है वो ज्यादा टाइम लेगा कंपेयर टू दी BPC। मतलब यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में ज्यादा टाइम नहीं लेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में ज्यादा टाइम लेगा। समझ में आया? क्यों ज्यादा टाइम लेगा? क्योंकि एरिया ज्यादा है, ज्यादा एरिया है तो ज्यादा टाइम लेगा। समझ में आया? इसीलिए दिन और रात एग्जैक्ट 12 घंटे के नहीं होते। विंटर में वो रात ज्यादा होती है, दिन कम होता है, और समर में दिन ज्यादा होता है, रात को। करेक्ट। टाइमिंग कौन सा है? 22 जून से 22 दिसंबर। क्या? ये 22 जून से 22 दिसंबर तक दिन बड़ा होता है। 22 दिसंबर से लेकर 22 जून वापस आएगा जब, तब तक के लिए रात बड़ी होती है। तो अब रात बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, अभी देखो 6:30 बजे तक। अभी देखो, अभी तुम देख सकते हो कि 6:30, पौने 7 बजे सनसेट होगा, और उसके बाद नवंबर दिसंबर एंड आते आते क्या हो जाएगा? 6:30 बजे ही अंधेरा हो जाएगा। सनसेट सुबह लेट सनराइज होगा। ओके, ऐसे पहले 6 बजे तक आता था, तब तो 5:30 बजे जो माहौल होता था वो 6:30 बजे होता। एक क्वेश्चन था, जो प्लांट्स होता है, तो एक्चुअली 1 मिनट वो क्वेश्चन याद रखना। तो एक्चुअली अभी जो मैं बोला कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात सेम क्यों नहीं होते, एक्चुअली वो सेम क्यों नहीं होते, उसके पीछे का रीजन ये नहीं है। क्यों? क्योंकि दिन और रात तो उसकी रिवॉल्व पे है। ओके समझ में आया? वो तो अर्थ खुद अपनी एक्सिस पे घूम रही है, उसके बेस पे दिन और रात है। लेकिन हम बोल सकते हैं कि ये जो विंटर और समर, अगर हम 2 ही कंडीशन ले, विंटर और समर 2 ही सीजन, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में 2 ही सीजन होती है, मानसून जैसा कुछ नहीं होता। ओके मतलब जो स्नोफॉल होता है वही विंटर है। ओके, तो ऑटम और स्प्रिंग वो तो फिर डिवाइड करें तो वैसे तो हमारी भी बहुत ज्यादा है। ओके, वैसे तो हमारी भी ज्यादा है, लेकिन वैसे मेनली देखा जाए तो उनके लिए 2 ही है। ओके, सो वैसे ही मतलब समर एंड विंटर, वैसे गर्मी और ठंडी, लाइक दैट। ओके, सो ये जो कंसेप्ट मैं बोला कि यहाँ से ऐसा समझो कि हमारा प्लेनेट अभी यहाँ पर है, ये सन यहाँ पर है, तो ये टाइम पीरियड कवर करने के लिए कम टाइम लग रहा है। ओके, लेकिन ये टाइम पीरियड कवर करने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है। सो दैट मैं जो बोला 12 घंटे, तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाओ कि जो हमारा दिन का कंसेप्ट हो भी, मतलब कि ये पूरा जो डे टाइम और नाइट टाइम का बात है, तो 365 डेज में से ये डेट हम ऐसा मान लेंगे कि 365 डेज है, तो सब में ये डे टाइम नाइट टाइम सेम होगा, लेकिन सेम होगा नहीं। इट डिपेंड्स ऑन हाउ इट रिवॉल्व। ओके, ऐसा होता है ना, जब मतलब अब तुम्हें पता चला सन से फारेस्ट पॉइंट है ये एपिहेलियन, तो तब विंटर होता है और नजदीक होता है समर होता है। नजदीक होता है। हाँ, मतलब वही हुआ। ओके, मतलब कि हम ऐसा समझो कि हम अब यहाँ पहुंचने आए हैं। ओके,
और अब 22 जून बोला ना मैं, तो तू पूरा ऐसे घूमते 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 यहाँ आ गया। फिर हाँ, फिर ये इससे भी आगे चले जाएंगे थोड़े, और फिर ये गर्मी स्टार्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ओके, मतलब रात को भी गर्मी लगेगी। हम ऐसे उल्टे घूम गए फिर भी गर्मी लग रही है, क्यों? क्योंकि भाई डिस्टेंस तो कम ही है ना। तो भले ही एक पार्ट को रात हो गई है, तो रात हो गई है मतलब थोड़ा ठंडा लगेगा क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन इफेक्ट तो आ ही रही है। समझ में आया? तो ये हमने 3 लॉज देखे, केपलर्स लॉ, और उसके बेस पे न्यूमेरिकल डिस्कस किया। अंडरस्टूड? पक्का अच्छे से समझ में आ गया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अरे टाइम गया, 5:30 हो गया। आज टाइम पर नहीं है। आएंगे अरे ये क्या है? नहीं, उनका टाइम 5:45 है। ओके, चलो देखो, अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसकी बात करते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो एकदम सिंपल है, वेरी सिंपल, ध्यान देना। We had discussed earlier the notion of potential energy as being energy stored in the body at its given position. देखा ही है हमने, energy stored in the body by virtue of its position is known as potential energy. क्या हुआ? ये पढ़ लिया हमने? अरे कब पढ़ा है? ये नहीं पढ़ा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ देखा था हमने, ये नहीं पढ़ा। और इसके पहले की भी 1-2 थियरी बाकी है, वो बाद में डिस्कस करूंगा। बढ़िया ना सर? एक्चुअली ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो है ना, वो सब निकल गया है सिलेबस में से, पता नहीं बुक में से क्यों नहीं निकाला। एक बार आप देख लेना ना सर। निकल गया है। इस चैप्टर से निकली है थ्योरी, इसलिए। हाँ, यही निकली है जो मैं बोल रहा हूँ, अबोव द ग्राउंड और बिलो द ग्राउंड वाली। बट ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो तो है। सिर्फ 2 ही कट हुए हैं। क्या? 8.11 8.12, बाकी सब कुछ तो है। तो ये बुक में कैसे पता चलेगा 8.11 और 12 है क्या? वो तो बता। वो तो ये था, वो वेटलेसनेस और ये। हाँ, यस, करेक्ट। वो तो एक कट है, बाकी सब कुछ है। बाकी सब कुछ है, यस वही। बट मैं बता रहा हूँ कि ये जो पॉइंट्स है, बिलो द पॉइंट एंड अबोव द पॉइंट वाली ग्रेविटी की जो टॉपिक है, दैट इज मतलब तुम मान लो 99.99% एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, और जनरली स्कूल में क्लासेस में नहीं होते हैं। तुम्हें जो भी समझना हो मैं समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो मैं कहाँ था? यहाँ। तो ये बाद के टॉपिक बाद में वापस डिस्कस करेंगे। तो देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। इफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, देन चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज जस्ट द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द फोर्स। ये सेंटेंस क्या बोल रहा है? ये मेरा पॉइंट है at point 1, ये मेरी बॉडी है at point 1। ओके, अब ये पॉइंट पे उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑलरेडी। ओके, अब मैं उसको ले जा रहा हूं पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर। तो भाई यहां से यहां ले जाने के लिए मुझे कुछ वर्क तो करना पड़ेगा ना। ऐसे करूंगा तो भी ये मैंने वर्क किया भाई। ओके, हवा मारी उसके ऊपर, तो कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके पॉइंट 1 से वो पॉइंट 2 पे आएगा। ऑटोमेटिक तो चला नहीं जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये दोनों में डिफरेंस होगा। कौन सी ज्यादा होगी? सपोज ये ग्राउंड है, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी? 2 वाली पोटेंशियल एनर्जी mgh। हाइट कहाँ ज्यादा है? 2 पे ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी कहाँ होगी? 2 पे होगी। ये ज्यादा एनर्जी आई कहाँ से? ये जो हमने फोर्स किया ना, वो वहां पे स्टोर हो गई। ओके, जो इंटरनल एनर्जी और वो सब केमिस्ट्री में पढ़ा ना, वही थोड़ा बहुत रिलेटेड कंसेप्ट कि भाई केमिकल एनर्जी हुई, रिलीज नहीं हुई एनर्जी कहाँ से आ गई? स्टोर हो गई उसके अंदर। इसीलिए इंटरनल एनर्जी, मतलब जैसे हमने वो एक्सपेरिमेंट भी देखा था कि भाई पूरा बंद कर दिया। ओके, हमने अभी जो केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में देखा, वो जूल्स एक्सपेरिमेंट वाला कैलोरीमीटर। ओके, तो पूरा तुमने कंटेनर बंद कर दिया और अब तुम अंदर से स्टरिंग कर रहे हो, तो भाई हीट तो बाहर जा नहीं सकती क्योंकि तुमने एडियाबेटिक वॉल ली है, मतलब हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो होगा क्या? अंदर के पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ओके, तो इंटरनल टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो वो भी बढ़ेगी। तो ये कहाँ से आ गई भाई? ये तुमने अंदर जो वर्क किया ना उसकी वजह से बढ़ी। तो वही चीज यहाँ पर है क्या? उसके जैसी, मतलब वही नहीं। तो ये
यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। सपोज ये ग्राउंड लेवल है तो ये है हमारा H1 एंड दिस इज से H2। तो H2 इज मोर, तो हमारा mg h से m और g तो कांस्टेंट है, तो हम बोल देंगे कि भाई पोटेंशियल एनर्जी एट 2 इज मोर देन पोटेंशियल एनर्जी एट 1। बट ये सेंटेंस क्या बोल रहे हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना दैट विल बी इक्वल्स टू द वर्क डन। कौन सा वर्क डन? ये 1 पे से 2 पे ले जाने के लिए कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। वो जो फोर्स लगाया तो वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये वर्क जो है फोर्स ये जो तुमने लगाया वो ओके एंड डिस्टेंस कितना मूव हुए तुम से पहले h1 पे थे फिर h2 पे चले गए तो क्या हो गया h2 माइनस h1 और f इज इक्वल्स टू से मैंने ले लिया mg। ओके f इज इक्वल्स टू mg जो हम सेकंड लॉ से लेते हैं वो ओके। सो ये क्या बन गया मेरा mg h2 माइनस h1, तो ये क्या बन गया मेरा वर्क। ओके तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है mgh दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? वर्क डन। वही ये सेंटेंस बोल रहा है। देन as we have discussed earlier, forces for which the work done is independent of the path are conservative force। तो हमने पहले डिस्कस किया था क्या कि जो फोर्सेस पाथ पे डिपेंडेंट और जो प्रॉपर्टी पाथ के ऊपर डिपेंडेंट ना हो उनको हम क्या बोलते थे? इंडिपेंडेंट। कंजर्वेटिव इंडिपेंडेंट मतलब कंजर्वेटिव बोलते थे ना, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। याद है या भूल गए? केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स में। ओके कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो फिजिक्स उसमें हम पढ़े उसको टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है वहां पर। ओके कि भाई वहां पे हम क्या टर्मिनोलॉजी है वहां पे याद हो तो? पाथ पे डिपेंडेंट ना हो, टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है सिर्फ। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन वो सब यूज करते हैं ना, टर्मिनोलॉजी डिफरेंस है, बात वही है। तो यहाँ पर भी हम बोल रहे हैं कि भाई इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, कोई भी पाथ मतलब ये मैं यहाँ वन से ढर्म करके ऊपर चला गया और दूसरे केस में यहाँ से गया ऐसे 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 घुमा फिरा के इसको यहाँ लेके आया, कोई मैटर नहीं करता, ये जितना है उतना ही आएगा। तुम ऐसे सीधे आओ या ऐसे घुमा फिरा क्या हो, डज नॉट डिपेंड ऑन दी पाथ, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स। याद आया? वही सेंटेंस है। The force of gravity is conservative force। तो force of gravity भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है, does not depend on the path। मतलब यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो H1 H2 तो चेंज नहीं हो रहे हैं, वही है फाइनल एंड लास्ट। M भी चेंज नहीं हो रहा है, बाकी क्या रहा G। तो भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब डिपेंड ऐसे करके आओ या ऐसे आओ तो यहाँ आए ना, मतलब यहाँ वही ग्रेविटी लगेगी। तो potential energy of a body arising out of this force called the gravitational potential energy। तो ये ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल रही है, ये पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डन? ओके सो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो कंसीडर अ पॉइंट क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, यही रहा, ये मेरा अर्थ सरफेस है। हाँ so at a distance from the surface smaller, much smaller than the radius of the earth। क्या close to the surface of the earth at distances from the surface much smaller than the radius of the obviously radius of the earth तो बहुत बड़ी बात है भाई। तो radius of the earth बहुत बड़ी बात है, तो ये जो radius of the earth है उसकी कंपेयर में ये डिस्टेंस तो क्या होगा? बहुत छोटा होगा। अभी जैसे कि हम अर्थ की सरफेस पे है क्या? हम अभी एक्चुअल में सरफेस पे नहीं है ना, ऐसे सरफेस पे ही है बट एक्चुअल में सरफेस है। सरफेस मतलब वो रोड है, ओके और हम थर्ड फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, ओके तो हम सेकंड फ्लोर पे है, मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, मतलब हम 30 फीट अबोव है। कितने? 30 फीट अबोव द ग्राउंड लेवल है। तो ये जो 30 फीट अबोव द ग्राउंड लेवल हम आए, ओके तो 30 फीट एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, कोई कंपैरिजन है क्या भाई? कितने फीट होगी अर्थ की रेडियस? तो वही बोल रहे हैं कि मच स्मॉलर, ऑब्वियसली स्मॉलर। तुम 30 फीट क्या, अभी तुम भले ही 10वीं मंजिल पे चले जाओ तो भी रेडियस ऑफ अर्थ की कंपेयर में ये डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। हाँ लाइक दैट। ओके सो इन सच केसेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट इक्वल टू mg। इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं कि भाई तुम यहाँ लो या यहाँ लो, ये डिस्टेंस एक्चुअली रेडियस ऑफ द अर्थ की कंपेयर में बहुत छोटा है,
दैट्स व्हाई वी विल टेक m तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो g को भी हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। अंडरस्टूड? अदरवाइज हम पढ़े थे 9th में कि पोल पे जाएंगे तो चेंज होती जाएगी, ओके, क्योंकि डिस्टेंस वेरी हो रहा है इसलिए। ओके सर खत्म हो गया था नहीं, हाँ पढ़ना अच्छा, तुम कुछ पूछ रहे और थे, कुछ रह गया क्या पूछना? इसलिए बस ऐसे होके आया अच्छा, यहाँ तक देख लेते हैं, कहाँ तक पढ़ा हमने, mg तक, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। If we consider a point at height h1 from the surface of the earth and another point vertically above it at height h2, वही लिया है हमने, the work done in lifting the particle of mass m from the first to second is denoted by W12, force into displacement, that we have got mg h2 minus h1। Done? तो यहाँ तक रखते हैं हम, ओके। यहाँ से हम ये जो mg h2 minus h1 आया है उससे हम कंटिन्यू करेंगे। कल आओगे तुम? कल हाँ, तो कल हम डिस्कस करेंगे। कल नहीं जा रहे ना, थोड़ा पापा को कंपनी में ज़्यादा काम पड़ गया, वैसे हम गाड़ी से जा रहे हैं ना, तो कभी नहीं कर सकते हैं। ओके, हम 8 को भी कर सकते हैं, 9 को भी कर सकते हैं, 10 को भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो हम ये कल डिस्कस करेंगे। बोलो क्या हुआ? टेम्परेचर और हीट, ये वीडियो तो बंद कर दो। क्यों?